पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग की सूरत हाल बेसबब नहीं और न ही ये मामूल की सरहदी झड़पें हैं। इनके पस मंजर में हिंदुस्तान भी एक फाल किरदार अदा कर रहा है। अफगानिस्तान की उबूरी हुकूमत भारत की शय पर तालिबान, दाइश और फितनाल खवारिज को सपोर्ट कर रही है। पाकिस्तान ने इन बुज़दिलाना हमलों का मुंह तोड़ जवाब देकर 200 से ज्यादा तालिबान और फितनाल खवारिज को जहन्नुम वासिल किया और भारी नुकसान पहुंचाकर उनकी चेक पोस्टों पर न सिर्फ कब्जा किया, पाकिस्तानी परचम भी लहराए। और ये जवाब इतना मौसर था कि अफगानिस्तान की उबूरी हुकूमत को पाकिस्तान से सीज फायर की दरख्वास्त करना पड़ी। भारत अपनी ही साजिश में नाकाम हुआ। न सिर्फ नाकाम हुआ बल्कि उसके अपने जख्म भी ताजा हो गए जो पाकिस्तान से शर्मनाक शिकस्त के बाद उसे लगे थे। इस शिकस्त की गूंज पूरे भारत समेत दुनिया के हर मुल्क में सुनाई दे रही है और पाकिस्तान की फतह का ऐलान पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान और अमेरिका का सदर डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है, जबकि मोदी अब भी बदले की आग में तड़प रहा है। इंडिया की सिविल क़यादत हो या फौजी क़यादत, सभी ऑपरेशन सिंदूर को कंटिन्यू रखने का राग अलाप रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की फतह ने दुनिया को बड़ा तब्दील कर दिया है। ये पाकिस्तान की फतह का ही कारनामा है कि वॉशिंगटन और दिल्ली के दरमियान दूरियां बढ़ गई हैं। हमारा सवाल यह है कि इंडिया अब किस तरह अपना बदला लेना चाहता है। क्या वो अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करके मतलूबा नताइज हासिल कर सकता है, या वो फिर किसी नई जंग की तैयारी कर रहा है। इस पॉडकास्ट में हम देखेंगे कि मई की जंग और हालिया सूरत हाल ने किस तरह पाकिस्तान को हर मैदान में मजबूत किया और इंडिया के पास अगर वाकई बदला लेने के ऑप्शन हैं तो वो क्या हैं, और पाकिस्तान के पास दिफाई सलाहियतें और हिकमत अमली क्या हैं जो इसे मजबूत और महफूज बनाती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रजा। आज के पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद। भारत को पाकिस्तान ने मई 2025 की जंग में, जो बहुत मुख्तसर सी जंग थी, ठीक ठाक जवाब दिया और उसके बाद भारत ने एक झूठा प्रोपेगेंडा किया कि ये जंग दरअसल वो जीता है और उसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। लेकिन पाकिस्तान ने सबूत दिए कि किस तरह से पाकिस्तान ने भारत की फ़िज़ाइया को नाबूद कर दिया और उनको ग्राउंड होने पर मजबूर कर दिया। अब भारत की तरफ से एक मरतबा फिर पाकिस्तान को धमकियां दी जा रही हैं। उनकी फ़ौजी क़यादत हो या उनकी सिविल क़यादत हो, सभी पाकिस्तान को धमकियां दे रहे हैं। उनका मीडिया वॉर मॉन्गरिंग कर रहा है। और क्या इस सूरत हाल में पाकिस्तान को इस तमाम सूरत हाल को संजीदगी से लेना चाहिए? 3-4 महीने में भारत ऐसा क्या कर सकता है कि वो ताकत का तवाज़ुन एक मरतबा फिर तब्दील करने में कामयाब हो जाए? क्या वाकई इसको संजीदा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? ये एक अहम सवाल है और इस संजीदा और अहम सवाल को हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड समरेश सालिक साहब, दिफाई तजज़ियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। सर, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। सर, ये जो धमकियों का एक सिलसिला शुरू हुआ है, इससे पहले ख्वाजा आसिफ साहब ये कह चुके हैं कि किसी भी वक्त भारत कोई जहरियत कर सकता है और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। अब उनके आर्मी चीफ, उनकी दीगर फौजी क़यादत, उनके मोदी के दिल में आग लगी हुई है कि उसको बदला लेना है, तो इसको कितना सीरियस लेने की ज़रूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसूद, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे प्रोग्राम में लिया। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पागल दुश्मन है ना, उससे तो कोई चीज़ भी मतवक्को की जा सकती है। लेकिन जब मैं सारी चीज़ों को उनके बयानात को ग्राउंड रियलिटीज़ के साथ कंपेयर करता हूँ और रिलेट करता हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि ये गिद्दड़ बकरियों से ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। हमने मई में, जैसे आपने ख़ुद जिक्र किया, कि हमने बहुत बुरे तरीके से उनको शिकस्त दी और उनका जो नैरेटिव जो हमेशा से झूठ का पलंदा रहा है, वो जंग के दौरान और जंग के बाद भी बुरे तरीके से पिटा। अब नवंबर में उनके बिहार में इलेक्शन आ रहे हैं और वो जो एम्बैरसमेंट, जो हजीमत इंडिया को उठानी पड़ी, इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप को उठानी पड़ी, उसकी में कुछ कमी लाने के लिए और इलेक्शंस में अपनी मर्ज़ी के रिज़ल्ट लेने के लिए ये अपनी जो पब्लिक है, अपनी जो इंटरनल ऑडियंस है, उसको उनके जज्बात को उभारने के लिए इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं। दो मैं किसी चीज़ को भी रूल आउट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन अगर आप ऑन ग्राउंड देखें
तो जब मई में मार्का किया इंडिया ने, तो एटलीस्ट अमेरिका उसके साथ था। इस वक्त कोई भी उसके साथ नहीं है। वो बुरे तरीके से उसने शिकस्त खाई, और उसके बाद जो उसका ऑब्जेक्टिव था कि पाकिस्तान को वो आइसोलेट करेगा, वो बल्कि खुद आइसोलेट हो गया दुनिया में। कोई उसको इज़्ज़त की निगाह से नहीं देख रहा, सारे उसके झूठ को उसके एक्सपोज हो चुके हैं। और ग्राउंड सिचुएशन में जो स्ट्रेटेजिक बैलेंस है वो पाकिस्तान के हक में टिल्ट हो चुका है। मिडिल ईस्ट में एक और एक्टिविटी जारी है, जो हमें पता है कि वहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो पीस अकॉर्ड की कोशिश कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में मैं नहीं समझता कि इंडिया को इस तरह का पागलपन करेगा, सवाए इसके कि वो इस तरह की स्टेटमेंट्स दे के अपने पब्लिक ऑडियंस के जज्बात को उभारें। सर, ये तो पहले भी उसे अंदाज़ा होना चाहिए था कि वो जो जंग शुरू करने जा रहा है तो ये कोई महदूद जंग नहीं होगी। उसने गलत शायद रीड किया पाकिस्तान को और कर दिया। इस दफ़ा सही है, उसको एक सबक मिल चुका है, लेकिन पागलपन की कोई इंतहा तो नहीं होती। पागल तो कभी भी कोई काम कर सकता है। तो ये जो अपनी साख को बचाना है, ये मोदी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होगा। एक ऐसा शख्स जो सिर्फ अपनी प्रोजेक्शन करता है पूरे भारत में, पूरी दुनिया में, उसके लिए मुल्क, उसके लिए कौम कोई अहमियत नहीं रखती। तो क्या इस बात को आपने भी कहा रूल आउट नहीं कर सकते? तो हो क्या सकता है, भारत क्या क्या कुछ कर सकता है अगर उनकी फ़ौज पे ये दबाव हो कि आपने ज़रूर कुछ ना कुछ शरंगेज़ी करनी है, तो वो क्या कर सकते हैं और उसका काउंटर हमारे पास क्या है? मसूद, जब हम मिलिट्री हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो 90% जो शिकस्त है वो इस वजह से हुई कि दुश्मन को गलत रीड किया गया। तो इंडिया ने जो मार्का मई में किया, उसके जो पाकिस्तान के रिस्पॉन्सेस थे उसको इंडिया ने अंडर एस्टिमेट किया। और इंडिया का ये ख्याल था कि मेरे लिए बहुत आसान ऑब्जेक्टिव है और मैं अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर लूँगा। लेकिन जब इंडिया को मुंह की खानी पड़ी, तो उसके बाद अब ज़ाहिर है उसने अपनी इस एम्बैरेसमेंट को तो कवर अप करना है, पर्टिकुलरली बिहार में जो इलेक्शन नवंबर में होने जा रहे हैं उसके लिए। जहाँ तक मैं ये देखूं कि क्या वो कुछ कर सकता है, मेरे नज़दीक लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर यस, वो कोई एक्टिविटी कर सकता है, कोई अपस्केल कर सकता है अपने ऑपरेशंस को। पाकिस्तान में जो कोवर्ट ऑपरेशंस हैं, जो टेररिज्म है, ऑलरेडी उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। वो हमारा जो है वो वॉर ऑन टेरर की जो हमारी कोशिश है, काफ़ी ज़्यादा डेली हमारे जो जवान हैं, हमारे ऑफिसर्स, यंग ऑफिसर्स जो है वो जाने दे रहे हैं। इस तरह की एक्टिविटी कर सकता है। अफ़गानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इस वक्त इंडियन सॉइल के ऊपर हैं, हमें पता है। तो इंडिया और अफ़गानिस्तान के बहुत काफ़ी अरसे से गठजोड़ चलता रहा है। तो उस तरह की एक्टिविटीज़ तो मैं फोर्सेस ज़रूर करता हूँ कि वो उस तरह की एक्टिविटीज़ कर सकता है। अपना माहौल इस तरीके का बनाए कि वो इलेक्शन से पहले इतना माहौल को गरमा दे कि उसको इलेक्शन में अपने फेवरेबल रिजल्ट्स मिल जाएं बीजेपी को। लेकिन ये कि जो मई में जो उसने एक्टिविटी की थी, वो मैं समझता हूँ कि उसके बहुत कम चांसेस हैं कोई लार्ज स्केल ऑपरेशन या अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर किसी किस्म के ऑपरेशन की। सर, पाकिस्तान में इंसर्जेंसी को बढ़ाने से उसको सियासी फ़ायदा तो वैसे नहीं मिलता, क्योंकि वो बराह रास्त खुल के सामने नहीं आता। तो मुल्क के अंदर वो इसे प्रोपेगेट नहीं कर सकता कि ये सबक पाकिस्तान को सिखा रहा है, कुछ इस तरह की बात नहीं कर सकता। सर, ये कोल्ड स्टार्ट स्ट्रेटजी जो इंडिया की रही है, वहाँ से बातें हो रही हैं कि हम दोबारा से इसी तरीके से आएंगे और आकर पाकिस्तान को 2 हिस्सों में तकसीम कर देंगे, अंदर घुस जाएंगे। तो ज़रा हमें बताइए, कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन है क्या, और ये अगर वो इम्प्लीमेंट करता है तो पाकिस्तान का इस पर, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कि हमारा जो न्यूक्लियर थ्रेशहोल्ड है वो यहाँ पर शायद एक्टिव हो जाता है। बसू देखें, 2006 में ये कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन आई थी, और कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन का बेसिक मकसद ये था कि वैसे जो नॉर्मल जंग है उसमें पहले मोबिलाइज़ किया जाता है, अपनी फोर्सेस को बॉर्डर पे लाया जाता है और फिर स्ट्राइक किया जाता है। कोल्ड स्टार्ट में उसने इस प्रोसेस को रिवर्स करने की कोशिश की। उसने कहा कि जी पहले मैं स्ट्राइक करूंगा और फिर मैं मोबिलाइज़ करूंगा, और उसके लिए उसने अपने बॉर्डर के साथ, पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर है इंडिया का, उसके ऊपर उसने कुछ ऐसी फोर्सेस रेडी कर दी, प्लेस कर दी बॉर्डर के नज़दीक, कि जिसमें उसे ये कैपेबिलिटी दी कि वो किसी वक्त भी एक जो है वो ऑपरेशन, मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर सकता है। लेकिन कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन के बाद पाकिस्तान आर्मी ने भी न्यू वॉर फाइटिंग कॉन्सेप्ट लेके आए, जिसके ऊपर हमारी भी कुछ फोर्सेस जो थी वो बॉर्डर के ऊपर चली गई, नए कंटोनमेंट्स बने। और सबसे बड़ा जो अमर है वो ये है कि पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर वेपन में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को इंट्रोड्यूस करवाया।
जब ये अमर हुआ है तो फिर इंडिया जो है वो उसका कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन उस पर बैकफायर कर गई। उसने बल्कि कहना शुरू कर दिया कि हमारा तो कोई मकसद नहीं इस तरह की कार्रवाई करने का कि हम एकदम आप पे चढ़ाई करें। तो कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन मेरे नज़दीक एक डेड हॉर्स है। उसमें ये था कि आर्मर फॉर्मेशंस ने एट वंस जब कोई इंसिडेंट होता है तो अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर लैंड ऑपरेशंस करने थे। लेकिन मई की जंग में आपने देखा है कि उसने बॉर्डर एज सच फिजिकली क्रॉस नहीं किया। उसकी फोर्सेस ने मिसाइल्स ने ज़रूर क्रॉस किया, जो कि 1971 वॉर के बाद पहला ऐसा मौका था, लेकिन फोर्सेस ने फिजिकली क्रॉस नहीं किया। ये एक नई डोमेन आ गई है बिल्कुल जंग की, जिसमें कि BVR है, स्टैंड ऑफ मिसाइल सिस्टम्स हैं, उसमें ड्रोन्स हैं। इस तरह की एक्टिविटी जो है वो उसके ऊपर ज़्यादा रिलायंस की गई है दोनों जंगों में, चाहे वो पाकिस्तान और इंडिया की थी और वो इसराइल और ईरान की थी। तो मेरे नज़दीक वो जो कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन जिसको आप रेफ़र कर रहे हैं, जिसमें ट्राई सर्विस ऑपरेशन होगा, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी सारे के सारे अनलीश होंगे, उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि उसमें हमारे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स आर मेंट फॉर द सेम पर्पस। सर, ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं, ज़रा इसको थोड़ा सा और एलिब्रेट कीजिएगा। क्या ये सिर्फ पाकिस्तान के पास ही हैं, भारत के पास नहीं है? वैसे तो हमारी कोई ऐसी ख्वाहिश भी नहीं है कि हम उनके इलाके में दाखिल हों, तो ज़रा इसको ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा थोड़ा। नहीं, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन तो ज़ाहिर है जो US के पास भी हैं। ये जो आपने सुना होगा कि आर्टिलरी शेल के ऊपर ये जो है वो स्मॉल वॉरहेड लगा के फायर किया जाता है। ये कैपेबिलिटी तो है मॉडर्न कंट्रीज़ के पास। इंडिया का आई एम नॉट श्योर, मैं कमिट नहीं कर सकूंगा बिकॉज मेरे नॉलेज में नहीं है। लेकिन ये कि जब इंडिया ने ये प्लान किया कि वो इनकर्शन करेंगे अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर और अपनी फोर्सेस को पाकिस्तान की टेरिटरी में लाएंगे, तो पाकिस्तान ने कहा कि हम उन फोर्सेस के अगेंस्ट जो कि पाकिस्तान की टेरिटरी पे मौजूद होंगी, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हम यूज़ करेंगे। तो ये वो एक डेटरेंस है जिससे मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा एक चेक है इंडिया के ऊपर, जिसकी वजह से मैं कहता हूँ कि कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन इज़ अ डेड हॉर्स। ठीक। और सर, ये हमारी जो रॉकेट फोर्स नई बनी है, इसके बाद जो हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं वो सिर्फ काउंटर के लिए हैं या अब हम ऑफेंसिव पोजीशन में हैं? देखिए, जो रॉकेट फोर्स है उसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि इससे पहले यह समझा जाता था कि पाकिस्तान और इंडिया के डोमेन में कन्वेंशनल मिसाइल्स की स्पेस नहीं है, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट इतना शॉर्ट है 2 to 3 मिनट्स कि उसमें दूसरी साइड जो है वो उस कन्वेंशनल मिसाइल को मिसकंस्ट्रू गलत समझ सकती है कि शायद इसमें न्यूक्लियर टिप्ड हो और यहाँ से न्यूक्लियर टिप्ड मिसाइल फायर हो सकता है। लेकिन जो पिछली जंग हुई है मई में, उसमें हमने देखा है कि एक्सचेंजेस हुई कन्वेंशनल मिसाइल्स की। तो ये उस पर्पज़ के लिए एक नई फोर्स क्रिएट की गई है कि इस डोमेन में भी हम तुम्हें बिफिटिंग रिप्लाई देंगे। और मेरे नज़दीक इसने एक नया टियर क्रिएट कर दिया है। और अगर जो चूँकि अभी आगे नज़र आ रहा है कि अब जैसे मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग एज़ वेल एज़ ईरान और इसराइल की जंग में हमने देखा है कि कन्वेंशनल मिसाइल्स यूज़ हुए हैं। तो ये आगे एक फ्यूचर है, फ्यूचर में इसी तरह की लड़ाइयाँ होंगी। तो उसके लिए पाकिस्तान ने अपनी तैयारी की है, लेकिन ये कोई ऑफेंसिव डिज़ाइन नहीं है पाकिस्तान का। अगर इंडिया को इस तरह की कार्रवाई करता है तो फिर उसके बाद डेफिनेटली पाकिस्तान भी उसी तरीके का जवाब देगा। ठीक। तो सर, हमारी रीच जो है वो पूरे इंडिया तक है, हर कोने तक? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। इंडिया का जो फारदेस्ट जो टेरिटरी है वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, जो कि इंडियन ओशन में है। दैट इज़ द फारदेस्ट टेरिटरी फ्रॉम पाकिस्तान साइड, एंड वी कैन स्ट्राइक ये निकोबार आइलैंड्स को, हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को हम स्ट्राइक कर सकते हैं, हमारी रेंज में है। तो सर, हमारी जो सैटेलाइट कैपेबिलिटी है वो क्या है? क्योंकि इंडिया इस फील्ड में खासा आगे है। हमें चीन की सपोर्ट तो है, अगर चीन की सपोर्ट ना हो तो, और अगर चीन की सपोर्ट हो तो उस सूरत में हमारी जो सैटेलाइट कैपेसिटी है कि हम उनके सिस्टम को या तो जैम्स कर सकें या अपने टारगेट जो हैं सही जगह पे पहुंचा सकें, वो कैपेबिलिटीज़ हमारी क्या हैं? मसूद, देखें, मई में ये बहुत अच्छे तरीके से डिस्प्ले हो चुका है। एक तो हमें समझना होगा कि यहाँ पे पाकिस्तान इंडिया का जो कॉन्टेक्स्ट है बायलैटरल नहीं है, इट इज़ अ ट्राइलेटरल कॉन्टेक्ट कंस्ट्रक्ट, जिसमें कि चाइना भी बीच में आ जाता है। और जब भी आप देखें कोई इस तरह की एक्टिविटी होती है तो चाइना का फैक्टर बहुत बड़ा प्ले करता है।
तो ये जो हमारा मई में जो इंसिडेंट हुआ है उसमें हमारे जो साइबर जो कैपेबिलिटी थी बहुत अच्छे तरीके से उभर के सामने आई, बहुत इफेक्टिव थी। जो सैटेलाइट में डेफिनेटली हमारी जो सैटेलाइट कैपेबिलिटी है वो चाइना की कोऑर्डिनेशन से है, और उस कोऑर्डिनेशन में ने हमें हमारी जो कैपेबिलिटी को उसको बहुत एनहांस किया, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि हमारे जो BVR जो कि एक्सट्रीम रेंजेस के ऊपर उन्होंने जाके इंडियन राफेल को स्ट्राइक किया और उन्हें शूट डाउन किया, और इंडिया ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान के पास ये कैपेबिलिटी होगी। तो सर क्या पॉसिबल है कि वो 4-5-6 महीने में इस स्ट्रेटजी का या पाकिस्तान की इस माइट का कोई जवाब तैयार कर ले, ये मुमकिन है? देखिए मसूद, जब मई का इंसिडेंट हुआ है तो उसके बाद भी हमारे कुछ एनालिस्ट थे जिनका ख्याल था कि इंडिया फ़ौरन दोबारा से पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई कर देगा। मैं उस वक्त भी कहता था कि इंडिया जो है उसको अपनी जो शॉर्ट फॉल्स हैं उनको एड्रेस करना पड़ेगा। जो इनएडिक्वेसीज उसके सिस्टम में सामने आई हैं मई के मार्के में, जब तक वो उनको एड्रेस नहीं कर लेता वो दोबारा से कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं कर सकेगा। और मेरी उस वक्त असेसमेंट थी कि दैट मे बी 1 to 2 years away from that time। तो अभी देखें नवंबर में उसके इलेक्शंस आ रहे हैं, वो कोई ऐसी कार्रवाई नहीं कर सकता जो उसके गले पड़ जाए, कि बजाय इसके, बिकॉज लास्ट टाइम ये हो चुका है कि बजाय इसके कि वो ऑब्जेक्टिव अचीव करने के वो नवंबर के इलेक्शंस को और ज़्यादा जेपरडाइज कर दे। जब नवंबर के इलेक्शन में जो कुछ भी वो करता है, जिंगोइज्म, जो वो नारेबाजी करता है, जो वो मतलब हाइटन करता है इस एनवायरनमेंट को, उसमें जो भी ऑब्जेक्टिव अपने इलेक्शन में अचीव करता है तो उसके बाद प्रोबेबिलिटी और भी कम हो जाएगी फॉर एटलीस्ट आई वुड से कि तकरीबन 1 साल तक फ्रॉम नाउ ऑन कि इंडिया को इस किस्म का मार्का करे। ठीक। अच्छा, साथ साथ सर ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर थैंक यू सो मच आपका कि आपने वक्त दिया। ब्रिगेडियर साहब, हम बात ये कर रहे हैं कि भारत की तरफ से मुसलसल ये कहा जा रहा है कि हम दोबारा से हमला करेंगे, उनकी आर्मी चीफ, उनकी सिविल क़यादत सभी इस पर बात कर रहे हैं। तो सर क्या आपके नज़दीक इस तमाम सूरत हाल को पाकिस्तान को संजीदा लेने की ज़रूरत है? देखें, पाकिस्तान ने हर बात को संजीदा लिया हुआ है। जिस दिन मार्का हक ख़त्म हुआ था, नेक्स्ट डे ऑनवर्ड तमाम तैयारी की हुई है कॉन्टीजेंसी 2 और 3 और 4 के लिए। नोइंग इंडिया का घटिया सोच, इनकी जो लीडरशिप की घटिया सोच और उसके बाद इनकी जो हरकतें हैं उसको देखते हुए इनसे कुछ भी बाइद हो सकता है। लेकिन बात यह है कि ये जो इस वक्त प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इसके ऊपर कल अगर आपने देखा हो तो बड़ा क्लियर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में स्टांस लिया गया है कि इसके ऊपर इनको भूलना नहीं चाहिए। जो इनका रैकेज जहाज़ों के अभी तक इनके वहाँ पर ज़मीन पे पड़ा हुआ है उसको याद करें। अभी अननेसेसरी इस रीजन को डिस्टेबलाइज मत करें। 2 न्यूक्लियर पावर्स की जब लड़ाई होती है इट इज़ वेरी सीरियस, और इसीलिए ट्रंप ने इंडिया की रिक्वेस्ट के ऊपर इमीडिएटली सीज फायर करवाई थी ताकि ये ज़्यादा एस्केलेट ना हो। और खुदा न, क्योंकि न्यूक्लियर पावर्स की लड़ाई इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेरी कैटास्ट्रॉफिक डिस्ट्रक्शन। ठीक। ये सेकंड, पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर जवाब दिया एक और कि न्यू नॉर्मल में हमने अपना पूरा इस्टेब्लिश कर लिया कि हमने इंडियन अग्रेशन को, इंडियन मिस एडवेंचर को किस तरीके से स्विफ्ट, सडन और डिसाइसिव एक्शन में लेना है, जिसमें हम इस लड़ाई को डीप इनटू टेरिटरी लेके जाएंगे, 400-500 किलोमीटर इनसाइड, ताकि इनको पता चले इकोनॉमिक लॉस क्या होता है। हम इनका इतना नुकसान लॉस करेंगे, याद करेंगे, और ये विल बी डन विद द सपोर्ट ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान। मेरे ख्याल में ये इनको अभी समझ नहीं आ रही है। न्यूक्लियर पावर की लड़ाई में जब भी खुदा न खासा इस लेवल पे जाएंगे तो म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन होती है। इनको ये भी समझ नहीं आती है, ये इतने बेवकूफ़ है, इनकी अपर स्टोरी नहीं है कि बार बार इतनी इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट एक न्यूक्लियर पावर देती है कि वो उनको समझना चाहिए कि ये इस खित्ते के लिए बड़ा ख़तरनाक खेल है और इससे रीजन को और ग्लोबल को बड़ा सीरियस इफेक्ट हो सकता है। इसलिए मेरे ख्याल में इंडिया की अभी हिम्मत नहीं है, ना उन्होंने कोई बहुत बड़े को ट्रेनिंग कर ली है 3 महीने में, या हाँ छोटा मोटा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ये कर सकते हैं अपने अवाम को टेंशन डाइवर्ट करने के लिए, बिहार इलेक्शन के लिए।
इससे ज़्यादा इनकी हिम्मत नहीं है। करेंगे तो इनको वो मुंह की खानी पड़ेगी कि इनकी नस्लें याद रखेंगे। सर अभी मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज़ पे बात हो रही थी जनरल जनाब सर समरेश सालिक साहब से, तो हमने कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन को भी डिस्कस किया, बाकी चीज़ें। अब BVR का जिक्र हो रहा है, तो सर ये BVR जो है अब अमेरिका की तरफ से हमें F-16 के कुछ पुर्जे मिल रहे हैं और हमें रिम मिसाइल भी मिल रहे हैं, उस पर इंडिया में बड़ी हलचल मची हुई है, तो ये हमारी एयर कैपेबिलिटीज़ को कितना इन्हेंस करेगा? देखें, दिस इज़ अ वेरी गुड साइन कि अब इन अमेरिका, पहले पाकिस्तान का नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं था, और क्योंकि हमारे ज़्यादा के ताल्लुकात आपको पता है किस तरह के थे, लेकिन अब मार्के हक के बाद दे रियलाइज़ कि पाकिस्तान एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और मेच्योर न्यूक्लियर मुल्क है और उसकी फ़ौज बहुत लड़ाका और बैटल हार्डेंड है। हमारा स्टेचर इस रीजन में बहुत बढ़ गया है, वी बिकम अ रीजनल स्टेबलाइज़र। इसकी वजह से अमेरिकन ने हमारा नाम अब लिस्ट में इंक्लूड किया है, और ये जो है ये बहुत ही अच्छे मिसाइल्स हैं जो कि अब BVR में इस्तेमाल हो सकते हैं, और ये अभी फिटेड होंगे, बट इट विल टेक सम टाइम बिफोर दे कैन बी फिटेड, बट पाकिस्तान इज़ नाउ इन दैट लिस्ट इंक्लूडेड। इट्स अ वेरी गुड साइन। इससे हमारे दो जो F-16 तैयारे हैं ये बहुत कारामद हो जाएंगे, ऑपरेशनल हो जाएंगे, मैनोरेबिलिटी बन जाएगी और इनकी काफ़ी रेंज बढ़ जाएगी। इस लिहाज से इट इज़ वेरी पॉजिटिव होगी, और ये मेरे ख्याल में खुशहाल भी है। इससे ये पता चलता है कि अमेरिका पाकिस्तान को अब काफ़ी अहमियत देता है। अच्छा सालिक साहब, ये फरमाएं कि ये हमने ग्राउंड की बात कर ली, हमने एयर की बात कर ली, हमने मिसाइल्स की बात कर ली, सी में अगर हमारी जंग होती है, समंदर में जंग होती है, तो उनके पास विक्रांत है और एक और उनके पास बहरी बेड़ा मौजूद है, पाकिस्तान के पास नहीं है, तो पाकिस्तान का दिफा क्या है ऐसी सूरत हाल में? देखें मसूद, जो उनके पास बहरी बेड़े हैं ना, एयरक्राफ्ट कैरियर, वो तो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में एक वल्नरेबिलिटी है, वो स्ट्रेंथ नहीं है। और हमने मई के मार्के में ये ऑब्ज़र्व किया कि शुरू में ही वो अपना बहरी बेड़ा जो है वो ले आए थे हमारी कोस्ट लाइन के पास, और उनके मीडिया ने इस तरह के नारे मारना शुरू कर दिए थे कि ऊपर से हम अटैक करेंगे नॉर्थ से, और साउथ में सी में हम ब्लॉक करेंगे। लेकिन आपने देखा कि पाकिस्तान ने जब काउंटर एक्शंस किए तो 2-3 दिन के अंदर अंदर वो दुम दबा के भाग गया बहरी बेड़ा। और मैं ये अक्सर कहता हूँ कि 4 जो उसके एलिमेंट्स ऑफ प्राइड हैं, एरोगेंस के एलिमेंट्स हैं, जिसमें राफेल, S-400, साइबर कैपेबिलिटी और एयरक्राफ्ट कैरियर, उनमें से 3 को तो हमने खाक चटवाई। राफेल हमने गिरा दिए, S-400 हमने तबाह किया, साइबर में हमने उन्हें बुरे तरीके से मारा, लेकिन जो है वो बहरी बेड़ा जो है वो भाग निकला और वो हमारे वाटर्स को छोड़ के दूर चला गया। तो हमें उनके बहरी बेड़ों से, एयरक्राफ्ट कैरियर से हमें खाइफ नहीं होना। हमारी नेवी कैपेबल है, हमारी एयरफोर्स कैपेबल है कि अगर वो ये एयरक्राफ्ट कैरियर लेके आते हैं, तो मैंने शुरू में कहना शुरू किया था मई के महीने में कि लास्ट टाइम हमने एयरक्राफ्ट गिराया था, इस दफ़ा हम एयरक्राफ्ट कैरियर डुबोएंगे। तो हमें मौका नहीं मिला, लेकिन अगर वो इस तरह की एक्टिविटी करते हैं तो उन्हें ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। ठीक, ब्रिगेडियर साहब आपसे भी यही सवाल है, आप इसका क्या जवाब देंगे? देखें, एक मैं आपको बात बताऊं, ये बिल्कुल लेकर आए थे और इन्होंने अपना ये विक्रम को निकाला था, लेकिन द मोमेंट दे कि पाकिस्तान नेवी ने एंटी शिप मिसाइल लोड कर लिए हैं, ये इमीडिएटली दुम दबा के इसको लेके जाके अपने पोर्टशोर में छुपा लिया था इन्होंने। ये इनकी कैपेबिलिटी है, ये इनकी कमज़ोरी है, ये इनकी प्रोफेशनलिज्म है, और ये हमारी प्रोफेशनलिज्म है कि हमने इनको 2 मिनट में एंटी शिप मिसाइल हमने लोड किए जी, और ये लेके भाग गए। सो ये लेकर आए, आप देखें इनकी इस विक्रम का हाल क्या करेंगे, इसको ये इनकी बलि चढ़ाएंगे और देखेंगे कि इनका क्या हाल होता है। वी आर नॉट पुश्ड, हमने इनके लिए तमाम कॉन्टीजेंसीज एयर, ग्राउंड एंड सी वर्किंग की हुई है। द अमाउंट ऑफ क्लॉसल इकोनॉमिक लॉस दे आर गोइंग टू हैव इट, ये इनको अंदाज़ा ही नहीं है। पिछले मार्के हक में हमने सिर्फ 10% अपनी कैपेबिलिटी इनको दिखाई थी, रेस्ट अभी रिजर्व में पड़ी हुई है। और अभी जिस वक्त ये अगर कोई और मिस एडवेंचर करते हैं
तो इनको 50 से 60% इकोनॉमिक लॉस होगा। इनकी ईस्ट में जो रिफाइनरीज हैं, जो कलकत्ता एंड उस साइड पे जितनी DGSP ने कहा था, वो ऐसे उड़ेंगी कि इनको समझ आ जाएगी। देखें, इनका इंडिया का एक एक इंच एरिया हमारी मिसाइल रेंज के अंदर कवर्ड है। हमने तमाम कॉन्टीजेंसी की हुई है। उस वक्त सिर्फ हमने फतेह 1 और फतेह 2 मिसाइल फायर किए थे, जिनकी रेंज 70 से लेके 120 किलोमीटर थी। अब ये जो सिर्फ फतेह 4 की रेंज ही सिर्फ 750 किलोमीटर है, बट वी कैन गो इवन अप टू 5000 किलोमीटर्स। दैट मीन इंडिया इज इन आर रेंज, दे शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि डोंट गो फॉर एनी मिस एडवेंचर। अगर आप मिस एडवेंचर करेंगे तो आपका वो हाल होगा कि आप अपनी, अब तो पहले आप अपनी शक्ल छुपाते फिरे ना, जनरल असेंबली में भी नहीं जा सके अपना चेहरा दिखाने के लिए जी। अब आपको नज़र आ जाएगा कि आपके साथ क्या होता है। इसलिए डोंट डू एनीथिंग, सिट लाइक अ गुड नेबर, टेबल पर आए, कश्मीर सफ़ेद तमाम डिस्प्यूटेड इश्यूज़ को रिजॉल्व करें एंड लर्न टू लिव लाइक गुड नेबर्स। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, और बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल रिटायर्ड समरेश सालिक साहब। आपने गुफ्तगू सुनी और वाज़े हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान का दिफा अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।